क्रिएचर कमांडो सीजन 1 के साथ जेम्स गन का नया डीसीयू ऑफिशियली शुरू हो चुका है। मैंने अभी इस शो को फिनिश किया है एंड सीरियसली मेरे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है। तो इस वीडियो में हम सीजन 1 के बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। कुछ कैरेक्टर्स एंड मेजर इवेंट्स के बारे में स्पॉयलर्स होंगे, सो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो पहले इसे ज़रूर चेक कर लेना। ऑलराइट, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑनेस्टली। जब मैंने पहली बार इस शो के बारे में सुना तो मैं बिल्कुल भी हाइप नहीं था। मैंने सोचा हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है, क्या ये बस सुसाइड स्क्वाड का एक नॉक ऑफ वर्जन होगा। मुझे इस टीम के ज़्यादातर मेंबर्स के बारे में पता भी नहीं था, जिसके कारण मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। बट गेस व्हाट, जिम गन पर ट्रस्ट करना चाहिए था, क्योंकि इस शो ने मुझे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। एंड यस, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर था एंड मैंने इसे जेन्युइनली इंजॉय किया। इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हर एपिसोड एक अलग कैरेक्टर की बैक स्टोरी पर फोकस करता है। आई थिंक ये काफ़ी स्मार्ट मूव थी, क्योंकि इस शो को देखने से पहले ज़्यादातर लोग इन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते थे। सो इनके ओरिजिन्स एक्सप्लोर करके ये शो हमें उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करवाता है। जहाँ कुछ एपिसोड्स तो काफ़ी इमोशनल एंड हार्ट ब्रेकिंग थे। जब मैंने वीजल को ट्रेलर में देखा तो मैंने यही सोचा कि जेम्स गन को ये वियर्ड क्रिएचर इतना पसंद क्यों है, बट वीजल के फ्लैशबैक एपिसोड ने इमोशनली काफ़ी टच किया। इस एपिसोड में उसे एक इनोसेंट एंड मिसअंडरस्टूड क्रिएचर के रूप में दिखाया गया, जो छोटे बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन लोग उसे गलत समझते थे और उसे डेंजरस मानकर हंट करते थे। ये सीक्वेंस इतना पेनफुल था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे वीजल जैसे वियर्ड क्रिएचर पर तरस क्यों आ रहा है। इसके बाद फाइनल एपिसोड में हमें नीना की बैक स्टोरी दिखाई जाती है एंड आई थिंक इसका ओरिजिन इस शो में सबसे ज़्यादा सैड था। पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हमें उसके स्ट्रगल दिखाए जाते हैं। वो पैदा ऐसी कंडीशन में हुई थी जहाँ उसके लंग्स उसकी बॉडी के बाहर थे। उसके फादर ने उस पर एक प्रोसीजर तो किया, बट इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि वो एक फिश लाइक क्रिएचर में बदल गई। उसे नॉर्मल सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश करते देखना, सबसे डिफरेंट होने के कारण उसका स्कूल में बुली होना, ये सब काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। ऑनेस्टली शो का ह्यूमर और इन रो इमोशनल मोमेंट्स के बीच बैलेंस ही इसे इतना खास बनाता है। चलो कॉमेडी की बात करते हैं। ज़्यादातर जगहों पर मेरे लिए ये सही तरीके से काम की। कई ऐसे मोमेंट्स थे जो जेन्युइनली फ़नी थे। जेम्स गन का ह्यूमर काफ़ी शार्प एंड सेल्फ अवेयर है और ये डायलॉग्स में साफ नज़र आता है। डॉक्टर फॉस्फोरस की कुछ वन लाइनर्स पे मुझे काफ़ी हंसी आई एंड जीआई रोबोट्स के नाजीज़ को मारने के कॉन्स्टेंट रिमार्क्स मुझे काफ़ी फ़नी लगे। सिंपल लाइन्स होते हुए भी इनका असर काफ़ी मज़ेदार था। सबसे ज़्यादा फ़नी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मुझे डेविड हार्बर के फ्रैंकेनस्टाइन की लगी। ये कैरेक्टर पूरी तरह से कॉमेडी गोल्ड साबित हुआ है। ब्राइड के लिए इसकी सिंप एनर्जी काफ़ी मज़ेदार थी। हालांकि हर जोक अच्छा नहीं था, कुछ जोक्स ऐसे थे जो ज़्यादा अडल्ट एंड एजी बनने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी टीनेजर ने कूल बनने के लिए इन्हें लिखा है। मुझे क्रीचर कमांडोज का आर्ट स्टाइल भी काफ़ी स्टनिंग लगा। वाइब्रेंट कलर्स, डायनेमिक लाइटिंग और डिटेल कैरेक्टर डिज़ाइंस का यूज़ इसके हर फ्रेम को इनक्रेडिबल बनाता है। अगर आप किसी रैंडम सीन को भी पोज कर दें तो वो एक पीस ऑफ आर्ट जैसा लगेगा। अगर इसे इनविंसिबल जैसे शो से कंपेयर करें, वो स्टोरी वाइज तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके विजुअल्स थोड़े फ्लैट हैं। हालांकि क्रीचर कमांडोज का एनिमेशन ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं, बट काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं शो की कुछ कमियों की। मेरा सबसे बड़ा इशू है पेसिंग, खासतौर पर फाइनल एपिसोड में। हालांकि कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज पर फोकस करना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट आई थिंक शो में एक दो एपिसोड्स ऐसे होने चाहिए थे जो सिर्फ प्रेजेंट डे स्टोरी लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करते। फाइनल एपिसोड थोड़ा रश फील होता है एंड कुछ प्लॉट ट्विस्ट जैसे प्रिंसेस अलाना का डबल रिवील उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा जितना होना चाहिए था। इसके अलावा शो का फोकस सीज़न 2 को सेटअप करने पर ज़्यादा था। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सीज़न 2 के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन आई थिंक सीज़न का एंड थोड़ा और बेटर वे में करना चाहिए था। जब मैंने पहली बार सुना कि नए डीसीयू की शुरुआत क्रीचर कमांडो से होने वाली है तो ऑनेस्टली मैं थोड़ा वरीड था। मेरा सवाल यही था कि जेम्स गन इसे सुपरमैन जैसे बड़े प्रोजेक्ट से शुरू क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अब जब मैंने इसे देख लिया है तो मुझे समझ आ गया है कि उन्होंने इसे एपेटाइजर क्यों कहा था। ये नए यूनिवर्स का एक छोटे स्केल पर इंट्रोडक्शन है जो सुपरमैन की हाइप को ओवरशैडो नहीं करता। आई थिंक ज़्यादातर कैजुअल फैंस ने शायद ये शो देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम जैसे हार्डकोर कॉमिक और सुपर हीरो लवर्स के लिए ये आने वाले फ्यूचर का एक मज़ेदार ग्लिम्स था। हमने क्लेफेस एंड सर्सी जैसे कैरेक्टर्स देखे जो वंडर वुमन एंड बैटमैन जैसी बड़ी कहानियों की ओर हिंट करते हैं। इस सब को देखकर ये साफ लगता है
कि जेम्स गन कुछ बड़ा और एपिक बिल्ड कर रहे हैं। तो क्रीचर कमांडोस ने मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा डिलीवर किया। ये इमोशनल था, फनी था एंड विजुअली स्टनिंग था। इसके अलावा कुछ अमेजिंग कैरेक्टर मोमेंट्स भी थे। हाँ, इसमें कुछ फ्लॉज भी थे, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ये नए डीसीयू के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपने इसे देख लिया है? एंड आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करो। थैनोस, कैंग या फिर डॉक्टर डूम, एमसीयू का बिग बैड विलेन कौन है, इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी। तो एक बार इसे भी ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।